अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो मैंने आपके लिए स्क्रीन शेयर कर दी है। तो आज का टॉपिक हमारा है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो डेफिनेटली अब इसमें तीन चीज़ें हैं, डिस्क्रीट है, प्रोबेबिलिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट, अब हम जो वेरिएबल इसमें हम डील करेंगे वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, और जो कि वेरिएबल हमें काउंटिंग से मिलता है। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का नॉलेज हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2। नंबर 3 थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपने भी अरेंजिंग ऑफ डेटा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी। तो ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनेगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें हम आज का लेक्चर जो होगा वो टोटली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर होगा। इसके बाद हम फर्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जो कि होगी बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। After that, we will study about Poisson distribution, and after the Poisson, we are going to study hypergeometric distributions. तीन geometric distributions हमने पढ़नी है, binomial, Poisson, and hypergeometric. These are some learning outcomes of this study. So, here a little bit introduction about discrete probability distribution, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको दे भी दिया है कि it is often possible to model real system by using same or similar random experiments and their associated random variable. जब भी हमको प्रॉब्लम्स में देखते हैं तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिससे प्रोबेबिलिटी अराइज होती है। तो अब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट दो तरह के वेरिएबल्स को एसोसिएट करता है। वेरिएबल्स या तो डिस्क्रीट होते हैं या फिर कंटिन्यूस होते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद काउंटिंग। ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं ये काउंटिंग से एसोसिएट होते हैं, व्हाइल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद मेजरिंग। ये सारी चीजें आपको मैंने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाई थी तो उस वक्त बताया था आपको कि वेरिएबल्स दो नेचर के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ओके, generally speaking, discrete random variable can take values which are separate and can be listed. जनरली हम ये भी कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के दरमियान, वैल्यूज के दरमियान जंप होता है, सेपरेट हो जाती हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द रियल सिचुएशन इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, बट इट्स सफिशिएंट फॉर आवर पर्पस टू इक्वेट द वर्ड डिस्क्रीट विद ए फाइनाइट लिस्ट। कहता है रियल सिचुएशन में कुछ सिचुएशन चेंज भी हो जाती है, बाजू का 20.5 या इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं या क्वालिटेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक डिस्क्रीट वर्ड ही सजेस्ट करते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन टेक वैल्यूज एनीवेयर विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। जब ये कंटिन्यूस जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक रेंज के अंदर कहीं पे भी हो सकती है। सो this workbook makes no attempt to cover the whole of this large and important branches of statistics, but concentrates on discrete distribution most commonly met in engineering. और जो कि मैंने बताई आपको, these are the binomial, Poisson, and geometric distributions. So these are some learning outcomes of prerequisites. जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रोबेबिलिटी का नॉलेज पता होना चाहिए। तो लर्निंग आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म डिस्क्रीट एंड रैंडम वेरिएबल, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यूज सम ऑफ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू योर engineering. Okay, dear students, so discrete probability distribution, we shall look at discrete distributions in this workbook and continuous distribution after that. In order to get a good understanding of this discrete distribution, it is advisable to familiar yourself with two related topics, that is permutation and combination. थोड़ा बहुत आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस्तेमाल करते रहे। वैसे भी आप कॉलेज मैथमेटिक्स में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से फैमिलियर हैं। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो टॉपिक्स हैं वो सही तरह आने चाहिए, क्योंकि ये हमारी बड़ी हेल्प करेंगे। So permutation and combinations.
थोड़ा सा इसके लिए जरूरत कहाँ पड़ती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सैंपल स्पेस, दैट इज सिंपली ए ओवर एन। आपको पता है कि हमें इस ए और एन से गर्ज होती है। आप थोड़ा सा अगर याद करें तो जब डाइस एक दफा रोल किया था तो हमने कहा था कि उसमें 6 आते हैं आउटकम्स, लेकिन 2 टाइम्स 6 into 6 हमने कहा गया था, 3 टाइम्स 6 into 6 into 6। तो बजाय हम वो सारे एलिमेंट्स काउंट करने के, हम एक कोई मैथमेटिकल रिलेशन से वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह हमें ए और एन चाहिए। लाजमी नहीं कि आप हर दफा हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि रियल सिचुएशंस काफी टफ होती हैं और उसमें अगर हम काउंटिंग करेंगे तो वो ऑलमोस्ट बाजू का तो इम्पॉसिबल चीज हो जाती है। तो फिर हम वहां पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसा अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि अगर 3 बॉल्स हैं, हमने चूज करनी है 7 बॉल्स में से, तो वहां से नंबर ऑफ ऐसा में आया था 7C3, ऐसा ही था। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आप यूज करते भी रहे हैं, होपफुली कि आप इस मेरी बात को समझ रहे होंगे कि व्हेन वी यूज कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस, जस्ट इनका मकसद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता चलाना। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपकी इवेंट में जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। तो आए जरा इनको थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं दोबारा। तो सबसे पहली जो परमुटेशन के अंदर चीज समझने वाली है वो है फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स के बारे में आप लोगों ने अगेन कॉलेज मैथमेटिक्स में पढ़ा था। व्हाट इज फैक्टोरियल? द फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर n commonly called factorial, and this is the notation of factorial. तो दिस इज द डेफिनेशन n फैक्टोरियल। ये शुरू कहाँ से होता है n, फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम उसके प्रीवियस नंबर से, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्रीवियस नंबर से, और अप टू सो ऑन, ये काउंटिंग एंड होती है 1 पे। जैसा देखें 3 का फैक्टोरियल, तो स्टार्ट 3 से, फिर 2, फिर 1। अगर 5 का फैक्टोरियल देखा जाए तो स्टार्टिंग विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। सिमिलरली 8 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। थोड़ा अगर आप गौर करें तो ये देखिए 24 ये नंबर, तो हम इसको सिंपल 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो बड़े नंबर को कंपैक्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये फैक्टोरियल का एक प्लस पॉइंट है। आगे देखें जाए 120, तो हमने लिखा जस्ट 5 फैक्टोरियल। तो अगर 5 थिंग्स हैं लेट्स सपोज हमारे पास, तो हम 4 और 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो ये एक लार्ज नंबर को एक अच्छे कंसाइज और कंपैक्ट फॉर्म में लिखता है। अब यहाँ पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा। दिस इज वेरी लार्ज नंबर, दैट इज for 40,320. So this is equal to 8 factorial. So again, large number is in a good compact form. So just factorials क्या कर रहे हैं, जैसे आपके रियल सिचुएशन में काउंटिंग बहुत बड़ी बन जाएगी तो हम उसको फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकते हैं। फैक्टोरियल ए फॉर्म ऑफ परमुटेशन। तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट मैंने जस्ट आपके लिए रिकॉल किया। आए जरा परमुटेशंस को क्लियर करते हैं। अ परमुटेशन is a set of a permutation is set of distinct objects in which object places the objects in order. तो ऑर्डरिंग करती है बेसिकली परमुटेशन। परमुटेशन का पर्पस क्या है? दिस जस्ट ऑर्डर द थिंग्स, ऑर्डर्स द नंबर्स, ऑर्डर्स द लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं 1 2 3, तो हम इनको कितने ऑर्डर्स में लिख सकते हैं? देखें एक ऑर्डर ये आ गया 1 2 3, दूसरा 2 और 3 की प्लेसेस को चेंज कर दिया, थर्ड ऑर्डर में हमने स्टार्टिंग में 2 रख लिया और 1 और 3 हमारे पास आया। अगर नेक्स्ट देखें तो अगेन 1 और 3 की यहाँ परमुटेशन प्लेसेस चेंज हुई, प्लेसेस को परमुटेशन भी कह रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट ऑर्डर में देखें हमने, तो हमने जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 3 रखी, तो हमारे पास ये आ गया 2 और 1। तो 3 2 1, इसमें भी हमारे पास ये 3 वैल्यू आई है और इसमें हमने प्लेसेस चेंज की हैं। तो टोटल हमारे पास जो परमुटेशंस बनी है वो 6 बने हैं। तो 3 हमारे पास नंबर्स थे, हमारे पास इसके पास जो बनी है परमुटेशंस उनकी तादाद है 6। तो अब हम अगर लेट्स सपोज ये
6 हों तो फिर क्या करेंगे, नंबर 7 उस तरह बनाते रहें? नहीं। सो मैथमेटिक्स में हम इस चीज को बड़ी आसानी से पता चला सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे 3 नंबर्स थे, तो 3 नंबर्स थे, तो अब हम इस तरह करते हैं, हमारे पास 3 ब्लैंक्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट ब्लैंक में ऑप्शन है 3, मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के 3 ऑप्शंस है। सेकंड ब्लैंक को फिल करने के अब 2 ऑप्शंस रह जाएंगे, वे एक हम यूज कर चुके हैं। और इसी तरह थर्ड को फिल अप करने के लिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचेगा 1। तो हमारे पास ये बचा 3 2 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल 6। तो ये नंबर ऑफ प्लेसेस जो हैं वो 6 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 लेटर्स होंगे तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे या नंबर ऑफ वेज होंगे वो 4 का फैक्टोरियल होगा। इसी तरह अगर 8 आपके लेटर्स हैं तो 8 लेटर्स की ऑर्डरिंग या 8 लेटर्स के नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो होगा 8 का फैक्टोरियल। ओके, तो हम आगे चलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपने करना है राइट आउट पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ द लेटर ए बी सी डी। तो यहाँ पे 4 लेटर्स हैं, तो अब इसका जो फैक्टोरियल होगा वो 24 होगा। तो ये मैंने सारे रिजल्ट्स भी इसमें लिखे हुए हैं कि ए बी सी डी कैसे 24 बनते हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, वरना अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि 4 लेटर हैं तो 4 लेटर के नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, 4 का फैक्टोरियल। 5 लेटर्स हैं तो 5 का फैक्टोरियल। 6 लेटर्स हैं तो 6 का फैक्टोरियल। तो इन जनरल मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि इन जनरल वी कैन ऑर्डर n distinct objects in n factorial ways। तो ये तो बड़ा आसान सा था कि n चीजें हैं, n को हमने ऑर्डरिंग करनी है, या नंबर ऑफ वेज कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, वो तो n का फैक्टोरियल है। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास r डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, अब टोटल सब्जेक्ट्स तो n ही हैं, लेकिन हम उसमें से जो r हैं वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक होगी बात। तो it follows that if we have n objects of different kinds, let's suppose हमारे पास फर्स्ट वाला जो है वो n1 objects can be ordered in n1 factorial, मतलब हमारे पास मुख्तलिफ किस्मों के हैं। जैसे आप ये समझेंगे हमारे पास एक बैग है तो उसमें ग्रीन कलर की बैग्स बॉल्स भी हैं, वाइट भी हैं, येलो भी हैं, रेड भी हैं, तो 4 मुख्तलिफ किस्म की बॉल्स हो गई ना। ये वही बात कर रहा है। तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हों तो n1 ऑब्जेक्ट्स एक काइंड के हो जाएंगे, n2 ऑब्जेक्ट दूसरी काइंड के, n3 तीसरी काइंड के, एंड सो ऑन। तो फिर अब अलग अलग काइंड की ऑर्डरिंग करनी है, मतलब रेड बॉल्स की ऑर्डरिंग n1 का फैक्टोरियल, येलो बॉल्स की ऑर्डरिंग n2 का फैक्टोरियल, इस तरह थर्ड की n3 का। और जब भी हम इन सब को टोटल करेंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये नीचे यही बात लिखी हुई है कि n1 प्लस n2 प्लस nr इज इक्वल टू p इज इक्वल टू n। So, and p is the number of permutations possible from n objects we may write as, तो p यहाँ पे आ जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल इंटू nr का फैक्टोरियल। अगेन n टोटल नंबर ऑफ बॉल, n1 का फैक्टोरियल फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द बॉल दैट इज रेड, n2 सेकंड कैटेगरी ऑफ द बॉल दैट इज रेड, n3 थर्ड कैटेगरी ऑफ द बॉल, इसी तरह nr जितनी भी कैटेगरीज हैं। तो are actually different types of objects हैं। Very often we will find it is useful to able to calculate the number of permutations of n objects taken or at a time। हम ये भी देखेंगे आगे कि अब हम सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को ऑर्डर करना चाहते हैं। जैसे 6 ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं कहता हूँ आप 4 को अरेंज करें, 5 को अरेंज करें। तो जैसे देखें अगर नीचे अगर हम देखा जाए तो हमारे पास लेटर्स हैं ए बी सी डी टेकन 3 एट ए टाइम, हम 3 को अरेंज करना जा रहे हैं। तो वी मे सपोज दैट फर्स्ट लेटर इन 4 वेज, ए बी सी डी वही बात है, एक लेटर फर्स्ट 4 वे में अरेंज होगा, सेकंड वन 3 वेज में होगा, थर्ड वन 2 वेज में होगा। तो वही एक एक कम कर देंगे। जैसे मैंने ऊपर बात लिखी थी कि ये देखें आप जरा, assuming that we do not allow repetitions we may choose the first object in n ways
second one is n minus 1, third one is n minus 2, fourth one is n minus 3, and last one is n minus r minus 1. वो हो गया n minus r plus 1. ओके, होपफुली आप समझ गए. यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट वन 4, दूसरा थर्ड, तीसरा 2, तो टोटल यहाँ पे 24 वेज आए. सो दिस इज in general permutation of n objects taken r at a time. So we have n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on n minus r plus 1. अब इस पूरे एक्सप्रेशन को शॉर्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. सो दिस इज योर परमुटेशन जो आप कॉलेज मैथमेटिक्स में पढ़ते रहे हैं. npr इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल. So let's try to solve some examples. Find number of permutations of 4 letters taken 2 at a time. और यहाँ पे हम 2 at a time ले रहे हैं, तो आप permutation होगी 4p2. टोटल 4 हैं, जो हम ले रहे हैं वो 2 हैं, तो 4p2 this is equal to 12. तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि हमने इस छोटे से इंटरवल में परमुटेशंस को सही तरह समझ लिया है. परमुटेशन के बाद जो दूसरी चीज होती है वो है कॉम्बिनेशन. अब ये याद रखना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन में ऑर्डरिंग होती है, तरतीब होती है, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑर्डर नहीं करता. देयर इज नो ऑर्डरिंग इन कॉम्बिनेशन. यही बात देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेक नो अकाउंट ऑफ ऑर्डर वेयर एज परमुटेशन डज. ये परमुटेशन तो ऑर्डरिंग को मद्देनजर रखते हुए तरतीब देता है, जबकि कॉम्बिनेशन ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखता. Okay, the formula npr is equal to n factorial over n minus r factorial gives us the number of ordered set of all objects from n. Again, permutation से जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें ordered set के बारे में मिलेगा. Suppose the number of sets of r objects taken from n object in which order is not taken into account is c. It follows that. तो यहाँ से देखें, अगर हम ये देखें कि ऑर्डर साथ शामिल नहीं हुआ तो ये r का फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा. तो यहां से c का फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये उसी से ही आया है आपके पास जी, ये उसी फार्मूले से आया है कि हमने परमुटेशन के फार्मूले को 1 और r फैक्टोरियल से और डिवाइड कर दिया, ताकि अब ऑर्डर्स जो r चीजों का हम ऑर्डर साथ इंक्लूड कर रहे थे वो इंक्लूड ना हो. तो NCR का ये फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. अगर हम इस r को खत्म कर दें फिर देखो तो यही परमुटेशन बन जाती है. तो बाज़ औक़ात NCR को ऐसे भी लिखते हैं NR in the brackets. Okay, here comes the example. How many car registrations are there beginning with NP05 followed by 3 letters? Note that conventionally I, O and Q may not be chosen. तो अब हम इसका आंसर देखते हैं. इसमें हम देखना है कि कार्स की जो रजिस्ट्रेशंस है वो कैसे हम बिगन कर सकते हैं मुख्तलिफ लेटर्स के साथ. तो वी हैव टू चूज 3 लेटर्स फ्रॉम 23 allowing repetition. उसमें repetition allow कर रहा है. Hence the number of permutation begin with NP05 must be 23 raised to 3, क्योंकि हमारे पास 23 लेटर्स हैं और 3 कार्स हैं. तो इसलिए ये बात वैल्यू आई है 23 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 23, इसको इसे 23 रेज टू 23 कर दिया. मैं रिपीट करता हूं कि एक कार के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं 23, क्योंकि 26 लेटर्स हैं टोटल और 3 लेटर्स हम कह रहे हैं इंक्लूड नहीं होने चाहिए. तो 23, दूसरी कार के लिए भी 23, तीसरी कार के लिए भी 23. हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशंस जो बनेंगी वो बनेगी 23 into 23 into 23. Okay, so this is a very large number. How many different signals consisting of 5 symbols can be sent using a dot and dash of Morse code? ये आपने खुद करना है. This is your task. How many can be sent if 5 symbols or less can be sent? So this is the task for you. Another task for you. A box contains 50 resistors of which 20 are deemed to be very high quality.
20 high quality and 10 standard. In how many ways can a batch of 5 resistors be chosen if it is contain 2 very high quality, 2 high quality and 1 standard resistor? ये दो टास्क मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अगेन 50 रजिस्टर्स हैं टोटल और 20 उनमें से हाई क्वालिटी के हैं, वेरी हाई क्वालिटी। 20 जो है वो हाई क्वालिटी के हैं, 10 स्टैंडर्ड हैं, तो 50 पूरे हो गए। आपने बताना है कि हाउ मेनी वेज 5 रजिस्टर्स भी चूज है, कि हमने 5 रजिस्टर टोटल चूज करने हैं 50 में से, और उन 5 में से 2 जो है वो वेरी हाई क्वालिटी के हैं, 2 हाई क्वालिटी के हैं और 1 स्टैंडर्ड रजिस्टर है। 5 पूरे हो गए अभी। तो ये आप जो नंबर ऑफ वेज निकालेंगे वो मैंने बताया था कि अगर हमारे पास टोटल हो n, उनमें से हमने r को सिलेक्ट करना हो और r भी मुख्तलिफ तरह का हो। अब यहाँ पे 3 किस्में हैं ना रजिस्टर्स की, काइंड 1 वेरी हाई, काइंड 2 हाई एंड काइंड 3 इज द स्टैंडर्ड रजिस्टर। तो आपने बिल्कुल उस तरह जो हमने काइंड्स के बारे में पढ़ा था कि परमुटेशंस आएंगी और n आउट ऑफ r, तो आपने इसको सॉल्व करना है भाई। ये 2 टास्क्स हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। अभी तक इतना ही।